यानी हमने आपको लेक्चर नंबर 25 में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास शुरू किया था। आज उसी से आगे यानी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास को हम पूर्ण करेंगे, है ना। यानी आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 26 की, है ना जी। तो देखिए लेक्चर नंबर 26 हेडिंग रह गया लेक्चर नंबर 26, ओके। और ये टॉपिक का नाम है, टॉपिक रह गया कंटिन्यू एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर कंटिन्यू एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए ध्यान से, यानी कल मैंने आपको बताया था, कल तक बतलाया था कि आखिर एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होते क्या है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होते क्या है ना। तो कल तक मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के बारे में, वैद्युत अपघट्य घोल के बारे में, जिसमें ये बतलाया था कि वैसे घोल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में मैंने ये बतलाया था कि वैसे घोल जिनमें मौजूद घुल या तो टूटते हैं या जुड़ते हैं उन्हें वैद्युत अपघट्य घोल कहा जाता है। फिर उसमें यह भी बताया था कि यदि किसी घोल में मौजूद घुल या तो टूटते हैं या जुटते हैं तो उनके लिए अनुसंख्य गुण से प्राप्त आणविक भार का मान अपने एक्चुअल अपने वास्तविक आणविक भार से अलग होते हैं, यानी अपने वास्तविक आणविक भार से या तो ज्यादा या कम होते हैं। ऐसे आणविक भार को ही असामान्य आणविक भार कहा जाता है। तो इस तरीके से अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि असामान्य आणविक भार से आप क्या समझते हैं, तो आपको आंसर लिखना होगा वैद्युत अपघट्य घोल में मौजूद घुल के लिए अनुसंख्य गुण से प्राप्त आणविक भार का मान अपने वास्तविक आणविक भार से अलग होते हैं, जो असामान्य आणविक भार कहलाते हैं। स्पष्ट है। उसके बाद मैंने बताया था असामान्य आणविक भार के दो कारण इस प्रकार हैं, जिसमें एक बता दिया था एसोसिएशन ऑफ सॉलिड यानी घुल का जुड़ना, है ना, जिसमें यह बताया था कि यानी यदि किसी घुल में मौजूद घुल के दो या अधिक अणु आपस में जुड़कर एक बड़े घुल का यानी यदि घुल के दो या अधिक अणु आपस में जुड़कर घुल के एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं तो घोल में घुल के अणुओं की संख्या कम होने से अनुसंख्य गुण का मान भी कम जाते हैं। चूंकि अनुसंख्य गुण आणविक भार के यानी घुल के आणविक भार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अतः अनुसंख्य गुण का मान कम होने से घुल के आणविक भार का मान बढ़ जाते हैं, जो असामान्य आणविक भार कहलाते हैं, है ना। उसके बाद आज सेकेंड नंबर की बात कर रहे हैं डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड यानी घुल का टूटना। तो ऐसे समझिए, कहेंगे यदि किसी घोल में
मौजूद घुल टूटकर दो या अधिक अणु में बदल जाते हैं तो घोल में घुल के अणुओं की संख्या बढ़ने से अनुसंख्य गुण का मान भी बढ़ जाते हैं। चूंकि अनुसंख्य गुण जो है घुल के आणविक भार के व्युत्क्रमानुपाती रूप से संबंधित होते हैं, अतः घुल के अणुओं की संख्या बढ़ने से आणविक भार का मान कम जाता है, जो असामान्य आणविक भार को सूचित करते हैं। स्पष्ट है? तो कल हम आपको यानी काउज ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में एक काउज बताया था, आज नंबर 2 है। नंबर 2 या फिर इस टाइप से नंबर 2 डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड, घुल का टूटना, है ना। तो घुल का टूटना में यह कहेंगे द solution in which present solid, the solution in which present solid particles like acids or bases और salts। तो हो गया द solution in which present solid particles gets dissociate, present solid particles gets dissociate and form two or more solid particles and form 2 or more solid particles, then due to increasing number of solid, due to increasing number of solid particles in solution, due to increasing number of solid particles in solution, value of colligative property also, value of colligative property also increases। चलो स्टॉप आराम से करके, since colligative property becomes, since colligative property becomes inversely, since colligative property becomes inversely proportional to molecular, since colligative property becomes inversely proportional to molecular mass of solid, full stop। So due to increasing colligative property, due to increasing colligative property
molecular mass of solid. So due to increasing colligative property, molecular mass of solid decreases. Molecular mass of solid decreases, of which are present abnormal molecular mass. Abnormal molecular mass. इसे पढ़ लिख लीजिए, तुरंत हम इसे समझा देते हैं क्या है। लिखिए पहले से। डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड, लिखा द सॉल्यूशन इन विच प्रेजेंट सॉलिड पार्टिकल्स लाइक एसिड्स or bases or salts gets dissociate and form two or more solid particles. Then due to increasing number of solid particles in solution, value of colligative property also increases. पहला के लिखा, since colligative property becomes inversely proportional to molecular mass of solid, so due to increasing colligative property, molecular mass of solid decreases, of which represent abnormal molecular mass. फुल स्टॉप। जिन्हें हिंदी लिखना पहले हिंदी लिख लीजिए, फिर हम समझा देते ये क्या कह रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले हिंदी लिख लीजिए। ऐसे तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर सॉलिड टूट गया, सॉलिड अगर टूट गया तो सिंपल है, उनके भार भी कम जाएंगे, और वही जो भार होगा वो असमान आणविक भार को सूचित करेंगे। तो पहले हिंदी लिख लीजिए। ये कारक नंबर 2 है, लेक्चर नंबर 25 में और काउज नंबर 1 कवर किए थे, और ये नंबर 2 है। इसका हिंदी हो गया घुल का टूटना। घुल का टूटना यानी वियोजन ना, घुल का टूटना। स्टेटमेंट का हिंदी हो गया, लेकिन यदि किसी घोल में मौजूद घुल, यदि किसी घोल में मौजूद घुल, यदि किसी घोल में मौजूद घुल जैसे अम्ल, यदि किसी घोल में मौजूद घुल जैसे अम्ल या क्षार या लवण, यदि किसी अम्ल में मौजूद घुल जैसे अम्ल या क्षार या लवण टूटकर दो या अधिक, टूटकर दो या अधिक, टूटकर दो या अधिक अणु घुल का निर्माण करते हैं। दो या अधिक अणु घुल का निर्माण करते हैं तो घोल में घुल के अणुओं की संख्या बढ़ने से, तो घोल में घुल के अणुओं की संख्या बढ़ने से अनुसंख्य गुण का मान भी, घोल में घुल के अणुओं की संख्या बढ़ने से अनुसंख्य गुण का मान भी बढ़ जाते हैं।
अनुसंख्य गुण का मान भी बढ़ जाते हैं। फुल स्टॉप। पाराक्षर करते चूंकि अनुसंख्य गुण घुल के आणविक भार के, चूंकि अनुसंख्य गुण घुल के आणविक भार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चूंकि अनुसंख्य गुण घुल के आणविक भार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फुल स्टॉप। अतः अनुसंख्य गुण का मान बढ़ने से, घुल के आणविक भार, अनुसंख्य गुण का मान बढ़ने से घुल के आणविक भार घट जाते हैं। घुल के आणविक भार घट जाते हैं, जो असामान्य आणविक भार को, सूचित करते हैं। जो असामान्य आणविक भार को सूचित करते हैं। फुल स्टॉप। ब्रैकेट बंद कीजिए। ध्यान सुनिए, समझ में जरूर आएगा, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो। मैंने ये कह रखा है घुल का टूटना, तो ये समझिए, ऐसे समझिए कि यदि किसी घोल में मौजूद घुल टूटकर दो या अधिक अणु का निर्माण करते हैं, तो घोल में घुल के अणुओं की संख्या बढ़ने के कारण अनुसंख्य गुण का मान भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं अनुसंख्य गुण जो है घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो जब घुल टूटकर दो या अधिक अणु का निर्माण करते हैं, तो घोल में घुल के अणुओं की संख्या बढ़ने से अनुसंख्य गुण का मान भी बढ़ जाता है। चूंकि अनुसंख्य गुण घुल के आणविक भार से व्युत्क्रमानुपाती संबंधित होते हैं, अतः अनुसंख्य गुण का मान बढ़ने से घुल के आणविक भार का मान कम जाते हैं। यही आणविक भार असामान्य आणविक भार को सूचित करते हैं। स्पष्ट है? यानी हम आपको फिर बोल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं कि यदि किसी घोल में मौजूद घुल टूटकर दो या अधिक अणु घुल का निर्माण करते हैं, है ना, तो यानी घोल के लिए अनुसंख्य गुण का मान बढ़ता है। चूंकि अनुसंख्य गुण घुल के आणविक भार से व्युत्क्रम रूप से संबंधित होते हैं, अतः अनुसंख्य गुण का मान बढ़ने से आणविक भार का मान कमता है, जो असामान्य आणविक भार को सूचित करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर अनुसंख्य गुण घुल के आणविक भार से किस तरह संबंधित होते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। आप पहले पढ़े हुआ कि जैसे एक अनुसंख्य गुण रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात की जाए, तो आप जानते हैं ना P डिग्री A माइनस PA बटे PA बराबर WP अब बटे MB। मतलब MB लोअर साइड में आता है, तो P डिग्री A माइनस PA अब बटे PA के इनवर्सली ना रिलेटेड हुआ MB यानी घुल के आणविक भार, है ना। तो वही ना बोले कि अनुसंख्य गुण जो है घुल के आणविक भार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जैसे अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए, तो आप जानते हैं डेल्टा TB, तो डेल्टा TB बराबर KB गुने WB और लोअर साइड में बटे MB गुने WB है। तो डेल्टा TB
और Mb एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है ना। तो इस तरीके से मैंने कह रखा है कि अनुसंख्य गुण जो है घुल के आणविक भार से इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। इस तरीके से अनुसंख्य गुण का मान बढ़ने से अनुसंख्य गुण का मान बढ़ने से घुल के आणविक भार कम जाते हैं, जो असमान आणविक भार को सूचित करते हैं। जानकारी स्पष्ट है? उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या ना, ये सब जो घोल है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो उसमें ऐसा घुल रहेगा जो टूटेंगे या जुटेंगे। जबकि पहले आप जो सॉल्यूशन पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 25 के पहले, वो सब सॉल्यूशन में क्या था, ऐसा घुल था, चाहे वो ग्लूकोज रहता था, यूरिया रहता था, बेंजोइक एसिड रहता था, यानी ऐसे ऐसे घुल रहते थे जो अपने आयन में नहीं टूटते थे। तो जब आयन में नहीं टूटता था तो अनुसंख्य गुण से प्राप्त आणविक भार का मान अपने वास्तविक आणविक भार के बराबर रह रहा था। लेकिन अब लेक्चर नंबर 25 से हम आपको क्या बता रहे हैं कि वैसे घोल के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं जिनमें मौजूद घुल या तो टूटेंगे या जुटेंगे। तो जब टूटेंगे तो भार ऑटोमेटिक कम होगा, जुटेंगे तो भार ऑटोमेटिक ज्यादा होगा। यही कम या ज्यादा आणविक भार असमान आणविक भार को सूचित करेंगे। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, एग्जाम्पल में दिया, ये है KCl, ये है इन एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन में। तो जलीय विलयन में क्या होगा, K के ऊपर प्लस Cl के ऊपर माइनस 1G। तो आप खुद देख लीजिए, कहेंगे ये कितना मोल है, 1 मोल है हुआ, और ये कितना हुआ 1 + 1 यानी 2 मोल। क्या, तो देखिए ये KCl जो घुल था वो जलीय घोल में टूटकर 2 मोल यानी 1 मोल KCl 2 मोल में कन्वर्ट हुआ। इस तरीके से क्या हुआ, अनुसंख्य गुण का मान बढ़ा क्योंकि उनकी संख्या बढ़ी। तो इसमें मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि मॉलिक्यूलर या कहेंगे हेयर मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl, here molecular mass of KCl obtained from colligative property becomes, here molecular mass of KCl obtained from colligative property becomes, देखिएगा, पोटासियम का 39, क्लोरीन का 35.5/2, तो ये हो गया 74.5/2 और 37.25 ग्राम। तो मैंने कहा हेयर मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl ऑब्टेन्ड फ्रॉम colligative property becomes 37.25 ग्राम प्लस 8 becomes 1/2. It becomes 1/2 या it becomes half of, it becomes half of its actual, that is normal molecular mass, and present
and represent abnormal molecular mass। यानी मैंने ये कर रखा है, देखिए बोर्ड पे, एग्जाम्पल में लिखा KCl जलीय विलयन में टूटकर डिसोसिएट होकर के पर प्लस और Cl 2 पर माइनस में बदल गए, यानी 1 मोल घुल टूटकर 2 मोल घुल में बदल गए। तो मैंने कहा कि यहाँ यानी इस विलयन में KCl के लिए अनुसंख गुण से प्राप्त आणविक भार का मान। तो आपको लगे कि आणविक भार का मान इतना कैसे आएगा सर? तो इसके लिए आपको डाटा देगा, क्वेश्चन में डाटा देगा, तब ना आप mv का मान निकालिएगा। तो वही मैंने कहा कि इस विलयन में, यानी इस विलयन में दिए गए डाटा से KCl के लिए जब आप आणविक भार निकालेंगे तब वो आणविक भार 37.25 ग्राम आया, जो कि अपने वास्तविक आणविक भार का आधा है, और यह असामान्य आणविक भार को सूचित करते हैं। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखेंगे या ध्यान रहा होगा, यानी ध्यान अब आसानी से आप रख पाएंगे कि यदि किसी घोल में मौजूद घुल के लिए अनुसंख गुण से प्राप्त आणविक भार का मान अपने वास्तविक आणविक भार से या ज्यादा या कम होते हैं, तो वैसे आणविक भार असामान्य आणविक भार को सूचित करते हैं। स्पष्ट है? हिंदी लिखा देते हैं, इसका लिख लीजिए। हिंदी रह गया, एग्जाम्पल तो हिंदी अंग्रेजी कॉमन है, KCl हिंदी अंग्रेजी कॉमन। यहां पर खाली हो जलीय विलयन में, यहां हो गया जलीय विलयन में, जलीय विलयन में तो K प्लस Cl माइनस हो गया, है ना, ये हिंदी अंग्रेजी कॉमन है। फिर यहां आ गया, यहां KCl के लिए, यहां KCl के लिए अनुसंख गुण से प्राप्त आणविक भार, यहां KCl के लिए अनुसंख गुण से प्राप्त आणविक भार, यहां KCl के लिए अनुसंख गुण से प्राप्त आणविक भार, आणविक भार के बाद यही लिख दीजिए, यहां तक आणविक भार यहां तक लिख दिया 37.25 ग्राम होते हैं। प्राप्त आणविक भार ये यानी 37.25 ग्राम होते हैं। फुल स्टॉप। यह अपने वास्तविक आणविक भार के, यह अपने वास्तविक आणविक भार के आधे होते हैं। यह अपने वास्तविक आणविक भार के आधे होते हैं। यह अपने वास्तविक आणविक भार के आधे होते हैं एवं असामान्य आणविक भार को सूचित करते हैं। यह अपने वास्तविक आणविक भार के आधे होते हैं एवं असामान्य आणविक भार को सूचित करते हैं। लिख लिए? ठीक। तो इस तरीके से कंक्लूजन यही रहा कि यदि किसी घोल में मौजूद घुल या तो टूटते हैं या जुड़ते हैं तो उनके लिए अनुसंख गुण से प्राप्त आणविक भार का मान अपने वास्तविक आणविक भार से अलग होते हैं, जो असामान्य आणविक भार के नाम से जाने जाते हैं। है ना जी? ठीक। अब बात कर रहे हैं, टॉपिक चेंज हो रहा है, यानी लास्ट टॉपिक की ओर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग देखते परेशान है कि सर सॉल्युबिलिटी कब पढ़ाइएगा,
अरे भाई, इसके बाद, इस टॉपिक के बाद हम आपको सॉल्युबिलिटी यानी हेनरी के नियम को ही बताएंगे। वो टॉपिक लास्ट हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कर देंगे जो एग्जाम के लिए प्रभावी होंगे। तो एक हेडिंग बना दिए बीच में, टॉपिक चेंज है, अ वांट ऑफ फैक्टर। अ वांट ऑफ फैक्टर हिंदी हो गया अ वांट ऑफ गुणांक। अ वांट ऑफ गुणांक, अ वांट ऑफ गुणांक। वह जिसको वह लिखते हैं ना, वह का वांट ऑफ गुणांक लिख लिए। तो वांट ऑफ गुणांक क्या है, इसके बारे में हम आपको बात करेंगे। फिलहाल ये करें कि यही जो वैद्युत अपघट्ट घोल है, टारगेट पर वही है। कहेंगे वैद्युत अपघट्ट घोल में मौजूद घुल के टूटने या जुड़ने के परिमाण को व्यक्त करने के लिए वांट ऑफ नामक वैज्ञानिक ने 1886, कहीं कहीं 87 भी लिखा रहेगा, ईस्वी में एक गुणांक का प्रतिपादन किए जो वांट ऑफ गुणांक के नाम से जाने जाते हैं। इसे इस तरह परिभाषित करेंगे, वो इंपॉर्टेंट होगा। तो फिलहाल ये कहेंगे फॉर expressing extent of association or for expressing extent of association or dissociation, for expressing extent of association or dissociation in solid present in electrolytic solution, a want of proposed a factor, a want of proposed a factor in 1886-87 is named as a want of factor. Is named as want of factor, पहला चल करके it is denoted by I. It is denoted by I, small I. यानी मैंने कहा ना कि वैद्युत अपघट्ट घोल में जो मौजूद घुल हैं, कितना परिमाण में वो टूटा, कितना परिमाण में वो जुटा, उसी परिमाण को व्यक्त करने के लिए वांट ऑफ नामक वैज्ञानिक ने एक गुणांक का प्रतिपादन किए जो वांट ऑफ गुणांक के नाम से जाने जाते हैं और ये आई से सूचित होते हैं, है ना। तो हिंदी पर लिख लीजिए, लिखिए वैद्युत अपघट्ट घोल में, वैद्युत अपघट्ट घोल में मौजूद घुल के, वैद्युत अपघट्ट घोल में मौजूद घुल के, वैद्युत अपघट्ट घोल में मौजूद घुल के जुड़ने या टूटने, वैद्युत अपघट्ट घोल में मौजूद घुल के जुड़ने या टूटने के परिमाण को, जुड़ने या टूटने के परिमाण को
व्यक्त करने के लिए, जुड़ने या टूटने के परिमाण को व्यक्त करने के लिए वांट हॉफ नामक वैज्ञानिक ने 1886-87 ईस्वी में 1886-87 ईस्वी में एक गुणांक का प्रतिपादन किए, जो अवांटॉफ गुणांक के नाम से जाने जाते हैं, जो अवांटॉफ गुणांक के नाम से जाने जाते हैं, जो अवांटॉफ गुणांक के नाम से जाने जाते हैं। लिख लिए? ठीक। अब हम इसके लिए डिफिनेशन कर देते हैं अलग से, है ना। जैसे एग्जाम में ये पूछेगा कि वांटॉफ फैक्टर किसे कहते हैं, डिफाइन वांटॉफ फैक्टर, तो ये नहीं लिखना, वो अलग से हम आपको बता देते हैं। ठीक है, कैसे एग्जाम में लिखना है। कितने बहुत सारे लोगों को लगता है इतना लॉन्ग बता दिए सर, तो वही बता रहे हैं हम आपको जो आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टैंडर्ड के लिए आपको जानना जरूरी है। ये अलग बात है कि और लोग काफी शॉर्ट में जब बताते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सर इतना पढ़ना है, तो आप अपना किताब निकाल के देखिए बाबा इतना पढ़ना है कि नहीं है ना। तो बात कर रहे हैं अभी डेफिनेशंस की। डेफिनेशन ये रहा बेबी है, यानी वांटॉफ गुणांक किसे कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। वो तो परिचय हुआ कि वैद्युत अपघट्ट घोल में मौजूद घुल के टूटने या जुड़ने के परिमाण को व्यक्त करने के लिए वांटॉफ नामक वैज्ञानिक द्वारा 1886-87 ईस्वी में प्रतिपादित गुणांक वांटॉफ गुणांक के नाम से जाने जाते हैं। और ये अलग से हम आपको डिफिनेशन दे देते हैं। ये देखिए, कहेंगे a ratio of normal molecular mass of solid, a ratio of normal molecular mass of solid to the observed molecular mass of to the observed molecular mass of solid is called Van-Hoff factor, यानी रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड टू द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड वांटॉफ फैक्टर। इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है, हालांकि उसमें ये भी जुटेंगे दैट इज वांटॉफ फैक्टर। वांटॉफ फैक्टर आई बराबर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड बटे ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड। इतना तक आपको एग्जाम में लिखनी होगी। डेफिनेशन में ये और ये यहाँ तक आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ठीक, तो 2 नंबर के लिए होंगे, यहीं तक, ज्यादा नहीं, इसके बाद तो केयर लिखना चाहिए। हिंदी लिखिए पहले।
लेकिन घुल के सामान्य, घुल के सामान्य, सामान्य का मतलब वास्तविक, घुल के सामान्य आणविक भार, घुल के सामान्य आणविक भार एवं घुल के सामान्य आणविक भार एवं घुल के सामान्य आणविक भार एवं इनके अवलोकित आणविक भार एवं इनके अवलोकित आणविक भार के अनुपात को एवं इनके अवलोकित आणविक भार के अनुपात को अवांतोव गुणांक कहा जाता है एवं इनके अवलोकित आणविक भार के अनुपात को अवांतोव गुणांक कहा जाता है। फुल स्टॉप, ब्रैकेट फुल स्टॉप कर दिए, पाराक्षण कर दिए। अर्थात अवांतोव गुणांक, अर्थात अवांतोव गुणांक आई, ऐसे लिखे ना, अर्थात अवांतोव गुणांक आई बराबर, अर्थात अवांतोव गुणांक आई बराबर ये घुल के सामान्य आणविक भार, घुल के सामान्य आणविक भार बटे घुल के सामान्य आणविक भार बटे घुल के अवलोकित आणविक भार, घुल के सामान्य आणविक भार बटे घुल के अवलोकित आणविक भार लिख लिए। ठीक, अब यहां से चल रहा है ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, केवल ऑब्जेक्टिव वैल्यू कर रहा है, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, केवल ऑब्जेक्टिव के लिए कंसेप्ट समाप्त हो गया। इसमें ये कहेंगे, पहला पॉइंट में ये कहेंगे नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड means sum of mass number of all elements, means sum of mass number of all elements present in solid. Normal molecular mass of solid means sum of mass number of all element present in solid. ऑब्जेक्टिव है, ये कोई बहुत एडवांस मैटर नहीं है। हिंदी हो गया, घुल के सामान्य आणविक भार का, घुल के सामान्य आणविक भार का अर्थ होते हैं, घुल के सामान्य आणविक भार का अर्थ होते हैं, घुल के सामान्य आणविक भार का अर्थ होते हैं घुल में मौजूद सभी तत्व के, घुल में मौजूद सभी तत्व के द्रव्यमान संख्या का योग, घुल में मौजूद सभी तत्व के द्रव्यमान संख्या का योग, घुल में मौजूद सभी तत्व के द्रव्यमान संख्या का योग, है ना। जैसे सिंपल है जी, जैसे KCl, तो K का भार और Cl के भार दोनों को जोड़ दिए तो KCl का सामान्य आणविक भार हो गया, है ना। अगला ये रहा ऑब्जर्व्ड
molecular mass of solid, observed molecular mass of solid means molecular mass of solid obtained from means molecular mass of solid obtained from colligative property, यानी सेकंड वाले का हिंदी हो गया घुल के अवलोकित आणविक भार का अर्थ होते हैं, घुल के अवलोकित आणविक भार का अर्थ होते हैं, घुल के अवलोकित आणविक भार का अर्थ होते हैं, अनुसंख गुण से घुल के लिए, अनुसंख गुण से घुल के लिए प्राप्त आणविक भार, अनुसंख गुण से घुल के लिए प्राप्त आणविक भार, अनुसंख गुण से घुल के लिए प्राप्त आणविक भार। लिख लिए, ठीक। अब देखिए अगला पॉइंट, ये दोनों तो जनरल पॉइंट था, डायरेक्ट रूप से एग्जाम से मतलब नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने में काफी कंफर्टेबल होंगे इससे। और कल का जो क्लास होगा वो न्यूमेरिकल का ही होगा। तो देखिए अगले पॉइंट ये है, ध्यान से देखिएगा, लॉन्ग करते उसका शॉर्ट भी कर देते हैं। कहेंगे इन केस ऑफ एसोसिएशन, कल बताया था जुटने वाला, तो इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑब्जर्व्ड molecular, in case of association observed molecular mass of solid, in case of association observed molecular mass of solid becomes more than its normal molecular mass, है ना। So value of I becomes less than 1। क्या कॉमन सेंस की बात है, जो सोलो माइंडेड है उनको तो कुछ खाना नहीं है। कल हमने बताया था जब जुटेगा तब भार बढ़ जाएगा, तो नॉर्मल मतलब जो उसका रियल में था वो, अब बटे ऑब्जर्व मतलब जुटने के बाद जो बढ़ गया जो, तो कम में ज्यादा से भाग दीजिएगा तो एक से कम ही ना हुआ। ये तो अपना कैलकुलेशन का मैटर है। जैसे हमने ये कहा जब घुल जुट गया तो अनुसंख गुण से प्राप्त आणविक भार का मान अपने वास्तविक आणविक भार का 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, है ना। तो नॉर्मल भार जो उसका एक्चुअल भार है जो, अब बटे अवलोकित आणविक भार जो ज्यादा है, तो भाग दीजिएगा तो 1 से कम आएगा, वही लिखे इसमें। ये लिखा हुआ लिखे हिंदी, जोड़ने की स्थिति में घुल के लिए अवलोकित आणविक भार, जोड़ने की स्थिति में घुल के लिए अवलोकित आणविक भार
जुड़ने की स्थिति में घुल के लिए अवलोकित आणविक भार अपने समान आणविक भार से अपने समान आणविक भार से अपने समान आणविक भार से अधिक होते हैं, अपने समान आणविक भार से अधिक होते हैं। फुल स्टॉप। अतः आई का मान 1 से कम होते हैं। अतः आई का मान 1 से कम होते हैं। अतः आई का मान 1 से कम होते हैं। लिख लिए। अरे सिंपल है, थोड़ा दिमाग तो लगाइए। अगर घुल जुट जाएगा तो भार तो दुगना तिगुना 4 गुना हो जाएगा। तो नॉर्मल जो है वो तो है ही अपना सामान, अब बटे बढ़ा हुआ भार, तब भाग दीजिएगा तो आई का मान 1 से कम ना जाएगा, हुआ वही लिखे। ठीक, अगला एरो, अगला हम इसी में कर देते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। आप अलग से लिखे, हम इसी में कर देते हैं। इन केस ऑफ dissociation, observed molecular mass of solid becomes less than its normal molecular mass, so value of I becomes more than 1। लिखिए इसे। अलग पॉइंट है, देखते हैं वो ब्लैक से एरो दिए थे, ये ब्लू से एरो दिया हुआ है। लिखिए इसे। लिख लिए। ये क्या कारण हुआ कि अगर घुल टूटेगा तो भार तो कम ही जाएगा, तो उसका नॉर्मल भार तो जो उसमें मौजूद तत्वों के द्रव्यमान संख्या का योग है वो हो गया। ऑब्जर्व में भार कम गया तो ज्यादा भार बटे कम भार, तो 1 से ज्यादा होगा ना जी, वही लिखा है। घर में देखे ना, शांति से इसको एक बार पढ़ के। हिंदी हो गया। टूटने की स्थिति में, टूटना यानी वियोजन, टूटने की स्थिति में घुल के अवलोकित आणविक भार, टूटने की स्थिति में घुल के अवलोकित आणविक भार, टूटने की स्थिति में घुल के अवलोकित आणविक भार अपने समान आणविक भार से, अपने समान आणविक भार से कम होते हैं। टूटने की स्थिति में घुल के अवलोकित आणविक भार अपने समान आणविक भार से कम होते हैं। फुल स्टॉप। अतः आई का मान, अतः आई का मान 1 से अधिक होते हैं। अतः आई का मान 1 से अधिक होते हैं। लिख लिए। एग्जाम के लिए मतलब रहेगा, लेकिन देखिए इसको अलग से बना देंगे, तुरंत 1 लाइन में 3 आ जाएगा। अगला ये करें, न तो टूटेगा न ही जुटेगा, तो जो नॉर्मल है वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी आएगा। फलतः आई का मान दोनों का वैल्यू बराबर रहने के कारण 1 हो जाएगा, है ना जी। तो अगला ये रहा। इन केस ऑफ नॉट एसोसिएशन और in case of not association or dissociation, observe molecular mass and normal molecular
mass of solid becomes same. So value of I becomes 1. सर केवल एक पॉइंट और है, लिखिए इसे फास्ट में। हालांकि सबसे सिंपल रहा, इन केस ऑफ नॉट एसोसिएशन और डिसोसिएशन, हिंदी हो गया ना तो जुड़ने और न ही टूटने की स्थिति में, न ही जुड़ने और न ही टूटने की स्थिति में, न ही जुड़ने और न ही टूटने की स्थिति में घुल के अवलोकित एवं समान आणविक भार का मान, घुल के अवलोकित एवं समान आणविक भार का मान बराबर होते हैं। घुल के अवलोकित एवं समान आणविक भार का मान बराबर होते हैं। अतः I का मान 1 होते हैं। अतः I का मान 1 होते हैं। ये सारांश रह गया, ये रहा, देखिएगा। यानी पहला पॉइंट ये रहा, फॉर केस ऑफ एसोसिएशन I लेस देन 1, जो पहला पॉइंट लिखे थे। दूसरा, फॉर केस ऑफ डिसोसिएशन I greater than 1, for case of not association, for case of not association or dissociation I बराबर 1। ये रह गया आपको इम्पोर्टेंट, एग्जाम से मतलब रहा है ना, जो अभी 3 को लॉन्ग किए थे ना जी, और उसी को ये शॉर्ट कर दी। ठीक, अभी देखिए सर इसका हिंदी सर तो अभी ना लिखा रहे थे, इसका हिंदी हो गया जुटने की स्थिति में, इसका टूटने की स्थिति में, और ये वाला ये हो गया न तो जुटने और न ही टूटने की स्थिति में। ये हो गया जुटने की स्थिति में, ये टूटने की स्थिति में, और ये हो गया न तो जुटने और न ही टूटने की स्थिति में। न ही जुटने और न ही टूटने की स्थिति में। देखिए जी, एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इसी पर स्टॉप होगा, कल से न्यूमेरिकल चलेंगे। ये रहा, कहेंगे सेंस कॉलिगेटिव property becomes inversely proportional to molecular mass of solid। so लिख सकते हैं, so bond of factor I बराबर लिख सकते हैं जी, ऑब्जर्व्ड
कॉलिगेटिव ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बटे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सब क्या समझ में जी। देखिए ध्यान से यही ना करा कि चूंकि ये तो 20 बार मैंने बोला, चूंकि अनुसांख गुण घुल के आणविक भार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चूंकि अनुसांख गुण घुल के आणविक भार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। चूंकि अनुसांख गुण घुल के आणविक भार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अतः क्वांटम गुणांक I बराबर, अतः क्वांटम गुणांक I बराबर, ये लिखिए, अवलोकित अनुसांख गुण, अवलोकित अनुसांख गुण बटे सामान्य अनुसांख गुण, अवलोकित अनुसांख गुण बटे सामान्य अनुसांख गुण। अरे पहले क्या था, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बटे ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास को मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास के जगह पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किया, तो नॉर्मल के जगह पर ऑब्जर्व हो गया और ऑब्जर्व के जगह पर नॉर्मल हो गया क्या। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। कल हम आपको I का कैलकुलेशन यानी कल न्यूमेरिकल बताएंगे, यानी लेक्चर नंबर 27 न्यूमेरिकल का होगा, है ना, यानी अगले क्लास में न्यूमेरिकल इसका बताएंगे। ये क्लोज कर गया, अब केवल सॉल्युबिलिटी टॉपिक है, यानी हेनरी का लॉ है। ठीक, ओके।